वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया प्रोज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, उसकी डिटेल्ड में समरी एंड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, हम लोग थोड़ा सा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, known at the instant simply as Bernard Shaw, was an Irish playwright, critic, polemicist and political activist। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। His influence was on Western theatre culture and politics extended from 1880s to his death and beyond। और उनका वेस्टर्न थिएटर के ऊपर 1880s से लेकर अपनी डेथ तक बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। उनके द्वारा लिखे गए प्ले जो हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ही रोट मोर देन 60 प्लेज, उन्होंने 60 से ज़्यादा नाटक लिखे हैं, इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन। उनकी कुछ मेन वर्क्स हैं मैन एंड सुपरमैन, पिगमैलियन, सेंट जोएन, with range incorporating both contemporary satire and historical allegory। और उनकी जो रेंज थी वो आज के समय के, उनके मौजूदा समय के ऊपर व्यंग भी था और हिस्टोरिकल एलिगरीज भी थी, और हिस्ट्री के साथ रिलेटेड उनकी जो एलिगरीज थी वो भी थी। शॉ बिकेम द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन एंड इन 1924 was awarded Nobel Prize in Literature। वो अपने टाइम के सबसे ज़्यादा फेमस नाटककार थे, प्ले राइट थे, और उनको उनके लिटरेचर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज़ के द्वारा भी सम्मानित किया गया था 1925 में। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक, दैट इज़ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। Spoken English and Broken English is an essay by George Bernard Shaw, which is a transcript of a radio talk recorded in 1927। Spoken English और Broken English जो प्रोज है बेसिकली उसके द्वारा दी गई रेडियो के ऊपर एक ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा जो कि उसने 1927 में दी थी। इस ऐसे में उसने उन लोगों को डेडिकेट किया है जिनके लिए इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हमारे लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, और हम लोगों के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स छुपा होता है कि अगर हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। और हम लोग एक्चुअली में करते क्या है, हम लोग जैसे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं उनको इमिटेट, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और राइटर यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूएबल सजेशन दे रहा है कि हम लोगों ने इंग्लिश को किस तरीके से ट्रीट करना है और किस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश को बोलना सीखना है। ठीक है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। दस ऐसे गिव्स सम इंस्ट्रक्शन regarding how to speak English to a foreign student of English when they travel in British Commonwealth or in America or when they meet a native। ये ऐसे उन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो लोग दूसरी कंट्रीज़ के होते हुए ब्रिटेन या इंग्लैंड या और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं और वहाँ के रहने वाले लोगों से आके मिलते हैं और उनके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए कि उन्होंने ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से इंग्लिश को बोलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना। It even says that native may even speak in provincial or cockney dialect of which he is little ashamed, and this may even prevent him from obtaining some employment which is open only to those speaking correct English। वो यहाँ तक ही कहता है, वो कहता है कि हम लोगों के लिए तो विदेशी लैंग्वेज है, बट कई बार इंग्लैंड में रहते हुए भी उसी देश के नेटिव लोगों को भी इंग्लिश ना आने की वजह से तंगी महसूस होती है। वो कैसे? वो कहता है कि कई बार जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा जो है इंग्लिश है, मातृभाषा जो है पंजाबी की आगे कितनी डायलेक्ट्स है, उपबोलियाँ हैं, और हर उपबोली जो है वो दूसरी मेन लैंग्वेज से कहीं ना कहीं पर डिफ़र करती है।
तो इसीलिए वो कहता है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि नेटिव लोगों को भी अपनी डायलेक्ट उपबोली पर शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने करेक्ट इंग्लिश ना बोली तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको पढ़ा लिखा या लिटरेट नहीं समझा जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया करेक्ट इंग्लिश। भाई करेक्ट इंग्लिश किसे कहेंगे? अगर हम लोग बात करें, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के भी आगे कितनी सब टाइप्स हैं, कितनी उपबोलियाँ हैं, पंजाबी की भी कितनी उपबोलियाँ हैं, और हर 13 किलोमीटर के बाद ग्रामेटिकली जो है शब्दों को बोलने का लहजा जो है, लैंग्वेज डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो जब ये डिफरेंस है तो हम लोग करेक्ट किस लैंग्वेज को कहेंगे? तो यहीं पे वो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज़ करेक्ट इंग्लिश, क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। The essay has been divided into 3 sections. The first part rightly stresses on the fact that there is no single model of correct speech in English. तो बेसिकली प्रोज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में जो राइटर है वो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है कि करेक्ट मॉडल ऑफ इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़, या करेक्ट हिंदी पंजाबी किसी भी लैंग्वेज की करेक्ट इंग्लिश या करेक्ट पंजाबी या हिंदी जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी भी लैंग्वेज के आधार को हम लोग ये नहीं मान सकते कि वो बंदा ऐसे बोलेगा तो ही उसकी लैंग्वेज को हम लोग सही ठहराएंगे। द फर्स्ट थिंग एवरीवन, नेटिव और फॉरेनर, जो पहली चीज़, चाहे वो विदेशी है या वहीं का रहने वाला है, उसे कौन सी चीज़ याद रखनी है? मस्ट रिमेंबर इज़ दैट देयर लाइज नो आइडियली करेक्ट इंग्लिश, कि करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। अब मैं लैंग्वेज कुछ और बोलता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी किलोमीटर्स आगे चला जाऊँ तो वहाँ पे पंजाबी और बोली जाएगी, ठीक है। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे लैंग्वेज बोलने का तरीका और है, वहाँ पे हम लोग कट हो गया कहते हैं, और जब हम लोग इस एरिया में जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे बोलता हूँ, आप उसी शब्द को कट हो गया कहते हो। तो मीनिंग तो सेम है दोनों शब्दों का, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। क्या मैं दोनों शब्दों में से किसी एक को सही या किसी एक को गलत कह सकता हूँ? नहीं, दोनों शब्द अपनी अपनी जगह पर सही हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि करेक्ट इंग्लिश जैसी या करेक्ट किसी भी लैंग्वेज की, हिंदी पंजाबी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चाहे वो नेटिव है चाहे वो फॉरेनर है, दोनों के लिए करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं है। Shaw discusses the notion of correct English, which is the proper way in which English should be spoken. वो कहता है कि करेक्ट इंग्लिश, शॉ बता रहा है अब करेक्ट इंग्लिश किसे कहते हैं। कुछ लोग करेक्ट इंग्लिश उसे कहते हैं कि किस तरीके से हमें लगे कि सही तरीके से इंग्लिश बोली गई है। अकॉर्डिंग टू हिम, नो टू ब्रिटिश स्पीक्स एग्जैक्टली अलाइक। वो कहता है कि यहाँ तक कि एक ही देश में रहने वाले दो नेटिव ब्रिटिश एक ही जगह पे रहते हैं, वो दोनों एक जैसे इंग्लिश नहीं बोलते, तो हम लोग करेक्ट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? और यहाँ पे भी इस फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया भी गया है कि जो राइटर है इसको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा इलेक्ट किया गया था 5 लोगों को, जो अलग अलग फील्ड से अलग अलग कंट्रीज से थे, कि वो एक ऐसा मॉडल इंग्लिश का बनाए जो कि पूरे ब्रिटेन में बोला जाए। बट वहीं पे वो बता रहा है, वो कह रहा है कि 5 लोग लर्नड पर्सन है, अपने अपनी स्ट्रीम में उन्होंने बहुत कुशलता हासिल की है। इसके बावजूद भी वो कह रहा है, इसके बावजूद भी वो दोनों लोग, उसमें रहने वाले 5 लोग जो हैं वो इंग्लिश के सबसे सिंपल और कॉमन वर्ड कौन से हैं? यस और नो। वो कह रहा है कि उन 5 के बीच में उस यस और नो की कोई सहमति नहीं बनती, ठीक है। यानी कि वो लोग एक होते हुए भी यस और नो जैसे सिंपल शब्द जो हैं वो अलग अलग ढंग से बोलते हैं। द सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट, तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब 2 सिंपल शब्दों को एक जैसा नहीं बोला जाता लर्नड पर्सन के द्वारा, तो पूरी कंट्री के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल ऑफ इंग्लिश बनाना क्या मुमकिन है? नहीं, वो मुमकिन नहीं है। द सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट हाउ एवरीवन इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड स्पीक डिफरेंटली इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। फिर वो दूसरे हिस्से में ये बता रहा है कि हमारी लैंग्वेज पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। हम लोग जब बड़ों से बात करते हैं हमारी लैंग्वेज बोलने का तरीका और हो जाता है,
जब हम लोग अपने छोटों से बात करते हैं और तरीके से बात करते हैं, ठीक है। जब हम अपने बराबर के लोगों से बात करते हैं हमारी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। उसी तरीके से जब हम लोग घर पे बात करते हैं हम लोग और तरीके से बात करते हैं। जब हम लोग दोस्तों में बैठे होते हैं हमारी लैंग्वेज और होती है, और जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में डिसिप्लिन तरीके से बैठे हमारी लैंग्वेज और होती है। और इसी प्रकार से हालातों के मुताबिक भी हमारी लैंग्वेज अलग अलग होती है। इसको प्रूव करने के लिए वो एक एग्ज़ाम्पल भी देता है। वो कहता है कि किसी के घर में आप चोरी से झांको कि आपके आने से पहले वो किस तरीके से बात कर रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप किसी की होल से उसके घर में झांक के देखने की कोशिश कर रहे हो, आप देखेंगे वो बड़े आराम से, बड़े केयरलेस तरीके से बातें कर रहे होंगे आपस में। बट जैसे ही आप झटके से दरवाज़ा खोल देते हो, आप देखते हो कि उनके बोलने का जो केयरलेस तरीका था वो केयरफुल तरीके से में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब वो बड़े ध्यान से बात करेंगे, वो हर शब्द को नाप तोल के यूज़ करेंगे कि कहीं उनकी इमेज को आप कोई गलत शब्द जो है उनकी इमेज को आपके सामने ख़राब ना कर दे। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग क्लास में देखते हैं कि टीचर के आने से पहले बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, आपस में चिल्ला भी रहे होते हैं आपस में, ठीक है, और लैंग्वेज में बात भी कर रहे होते हैं। बट जैसे ही टीचर आता है सब लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से बात करते हैं। एक दूसरे से बात भी करना होता है तो वो इस तरीके से बात करते हैं कि दूसरे के ऊपर उनका इंप्रेशन बेटर जाए। तो इसीलिए जब पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है तो करेक्ट मॉडल जैसी चीज़ बनाना क्या मुमकिन है? तो नहीं। ऐसी करेक्ट मॉडल ऑफ इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का मॉडल बनाना वो नामुमकिन सी चीज़ है। A person's speech in public needs to be careful. One, measuring each word before the speak to create an impact and make it understandable. एक पर्सन की स्पीच जब वो लोगों के साथ डील कर रहा है वो बड़ी केयरफुल होगी। वो कोशिश हर शब्द को नाप तोल के बोलेगा, क्योंकि उसका कोशिश रहेगी कि वो अपने हर शब्द से सामने बैठे लोगों के ऊपर प्रभाव डाल दे, ठीक है। जब हम लोग पब्लिकली बात कर रहे हैं मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा हर शब्द, मेरी हर बात जो है वो मुझे डिफाइन करे, मेरी इमेज को दूसरों के सामने बेहतर करे। बट इन प्राइवेट ए मैन इज़ लेस बॉदर्ड अबाउट द स्पीच, द ग्रामर, आर्टिकुलेशन एक्सेट्रा। बट जब वो अकेले में होंगे, दोस्तों में हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे तो, या परिवार में बैठे होंगे, हम लोग कभी भी ग्रामर का या शब्दों का ध्यान नहीं रखेंगे। हम लोग बड़े केयरलेस तरीके से एक दूसरे से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। दिस सेक्शन इज़ पर्टिकुलरली द मोस्ट अम्यूजिंग एंड शॉ प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ गाइनिया पिग। और इस हिस्से में वो अपनी एग्जाम्पल भी देता है। वो कहता है कि जब तो वो किसी दूसरे से बात कर रहा है तो उसकी ये कोशिश रहेगी कि वो हर शब्द को इतने क्लियरली बोले कि हर एक पर्सन को उसकी बात क्लियरली समझ आए। बट वो कहता है जब वो घर पे होता है, अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, वो इस चीज़ में ध्यान देता है, वो धीरे भी बोल देता है, शब्दों को शॉर्ट में भी यूज़ कर लेता है। उसे इस चीज़ की परवाह नहीं होती सामने वाले के ऊपर प्रभाव कैसा पड़ रहा है। तो इसी से हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन जो है हमारी वे ऑफ स्पीकिंग किसी भी लैंग्वेज की वो डिफ़र हो जाती है। इंग्लिश ही नहीं, चाहे वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, चाहे वो हमारी मदर टंग है, चाहे वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हर एक में हम लोग डिफरेंस महसूस करेंगे। In a lively, witty and conversational style, G.B. Shaw in his essay Spoken English gives some instruction to foreign student of the English language in regard to speaking English when he travels in the British Commonwealth. When he meets native of those countries, it may be that he is himself a native, but that he speaks in a provincial or Cockney dialect which he is a little ashamed, or which perhaps prevent him from obtaining some employment which is open to those only who speak in correct English. तो वो फिर से वही पहले पोर्शन को डिटेल में मैंने आपको बताया है यहाँ पे भी, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है इस पोर्शन के अंदर भी कि किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को जब वो किसी नेटिव के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है जो वहीं का रहने वाला है, ब्रिटेन या अमेरिका का, तो
इतनी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाला जो कि वहीं का रहने वाला है, क्योंकि वो हमसे उस चीज़ में बेटर होगा। बट कई बार हम लोग अपनी नॉलेज को शो करने के लिए हम लोग डिफ़िकल्ट वोकेबलरी या और ऐसी चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इस पर सामने वाले की, कई बार सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, और कई बार सामने वाला हम लोगों को बेवकूफ़ समझता है। वो कहता है ये मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है, मेरी तो ये मदर टंग है। तो इसीलिए वो फॉरेन स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जब भी हम लोग किसी नेटिव के साथ बात करें, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोगों ने करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम लोगों ने अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। दी एसे इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। Stress that there is no single model of correct speech in English, whether he is a foreigner or native. The first thing that he must remember is that there is no such thing or ideally correct English. तो पहले पोर्शन में वो ये क्लियर कर देता है कि करेक्ट इंग्लिश या आइडियल इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं है। Short discusses notions of correct English, that is in the proper way in which English should be spoken. No two British speak English speak exactly like, according to G.B. Shaw. He himself is a member of committee set up by BBC for the purpose of deciding how the utterances of speaker employed by corporation should be pronounced in order that they should be a model of correct speech for the British Island. तो वो खुद की भी एग्जांपल वो कह रहा है कि यहाँ तक कि जब दो ब्रिटिश एक जैसी इंग्लिश नहीं बोलते तो करेक्ट इंग्लिश कोई फॉरेनर कैसे बोल सकता है। तो इसीलिए वो कह रहा है, उसके लिए एग्जांपल भी दे रहा है अपने बात को प्रूव करने के लिए, जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का एक मेंबर है, जिसको कि वहाँ की सरकार ने इस चीज़ के लिए नियुक्त किया है कि वो पूरे ब्रिटेन के लिए एक ऐसा मॉडल ऑफ इंग्लिश बनाए जो कि पूरे ब्रिटेन में बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोला जाए। बट वो क्या कह रहा है, देखिए द कमेटी इज़ कंप्राइज ऑफ, उस कमेटी में इंग्लिश मेंबर्स भी हैं, वेलिश मेंबर भी हैं, स्कॉटिश मेंबर भी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेंबर भी हैं, अमेरिकन मेंबर भी हैं, ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिफरेंस ऑफ स्पीच। और उन पांचों मेंबर्स के अलग अलग डायलेक्ट है, अलग अलग तरीका है बोलने का। दे डिफर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज इन विच दे आर बॉर्न, और यहाँ तक कि उनका तो देश भी अलग है। जब वो अलग अलग एक ही जगह पे रहने वाले दो लोग एक जैसा नहीं बोलते, तो अलग अलग देशों में रहने वाले लोग एक जैसी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं। Though they all speak differently, they all speak presentably, and if the foreign student of English language speak as they do, he will be understood in any English speaking country and accepted as a person of good social understanding। तो वो ये कहता है कि अब उनकी इंग्लिश को हम लोग करेक्ट नहीं कह सकते, हर बंदा अपने जैसे इंग्लिश बोल रहा है। आयरिश आयरलैंड के जैसे बोल रहा है, वेलिश अपने देश के जैसे बोल रहा है, तो उनकी किसी मॉडल को हम लोग करेक्ट या किसी मॉडल को गलत नहीं कह सकते। वो अपने अपने तरीके से प्रेजेंटेबल उस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं जिससे कि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए। और इसीलिए वो कहता है कि जब एक फॉरेनर को भी किसी नेटिव के साथ बात करनी है, वो भी इस चीज़ का ध्यान ना दे कि वो एसेंट उनका जैसा निकाले, उनके जैसे टोन में बात करे। वो इस चीज़ का ध्यान दे कि वो उस तरीके से उनसे बात करे जिससे कि उसकी बात आसानी से सामने वाले को समझ आ जाए। और अगर वो ऐसी इंग्लिश को यूज़ करता है, उसको एक अच्छा समझदार इंसान माना जाएगा। शॉ डेमोन्स्ट्रेट दैट इवन among the educated and the specialist on language, the manner of speaking is determined one's origin, background, training and workplace। यहाँ तक कि जो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहाँ पर भी उन लोगों का भी लैंग्वेज बोलने का जो तरीका है वो उनके बर्थ प्लेस, उनकी बैकग्राउंड कैसी है, उनकी वर्क प्लेस कैसी है, उनकी सराउंडिंग कैसी है, उसके आधार के ऊपर डिपेंड करता है। In the second part, Shaw illustrates how everyone, irrespective of whether they are educated or uneducated, speaks differently in public and private। तो ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। वो कह रहा है कि फिर वो ये भी बताता है हम लोगों का पब्लिक, जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, हमारा तब बोलने का लहजा डिफरेंट होता है, और जब हम लोग प्राइवेट अपने घर में अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हमारा बोलने का तरीका और होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। कई बार आप लोग बाहर बैठे होते हो फ्रेंड सर्कल में, आप बड़ा एंजॉय कर रहे होते हो, बड़े केयरलेसली एक दूसरे से बातें कर रहे होते हो, लैंग्वेज का आप लोगों को ध्यान नहीं होता कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है। बट जैसे ही टीचर आ जाता है वहाँ पे, या टीचर गुजर रहा होता है, आपकी लैंग्वेज बड़ी केयरफुल हो जाती है। तो आप लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क पड़ता है।
G.B. Shaw, an Irishman, says that as a public speaker he has to take care that every word he says is understood by the hearer. वो कह रहा है कि जब वो लोगों के साथ डील कर रहा होता है तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो भी बोल रहा है वहाँ पे मौजूद हर एक शख्स को वो सुनना भी चाहिए और हर एक शख्स को वो चीज़ समझ भी आनी चाहिए। इसीलिए जब वो पब्लिक के साथ डील कर रहा होता है उसका लैंग्वेज का इस्तेमाल करते वक्त, वो उस लैंग्वेज और शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ही शोज़ दैट बट एट होम व्हेन ही स्पीक्स टू हिज वाइफ ही टेक्स वेरी लिटिल पेन्स विद हिज स्पीच। पर घर पे जब वो अपनी वाइफ के साथ बात करता है तो उसे किसी शब्दों के ध्यान, लैंग्वेज के ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एक एग्जांपल दी है, ठीक है। जब हम लोग कॉलेज में हैं, आप किसी से टाइम पूछोगे, आप कहोगे व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। उसके साथ आप सर भी लगा सकते हो, मैडम भी लगा सकते हो। बट जब आप घर पे होगे, आप सिर्फ, राइटर अपनी एग्जांपल देता है, वो कहता है मैं सिर्फ वो ये पूछता हूँ टाइम। वो टाइम पूछता है, वाइफ समझ आती है टाइम पूछा गया है। वहीं पे जब मैं किसी दूसरे के साथ डील करूँगा, मैं हर शब्द को नाप तोल के बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगेगा मेरा हर शब्द मेरी पर्सनैलिटी को दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है। He shows that in familiar surrounding and in one's exchange with close friend or relative, one is quite careless both in articulation and in framing full body grammatical sentence. वो कहता है जब हम लोग familiar अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या जिनके साथ हमारी बहुत अटैचमेंट, उनके साथ बैठे होते हैं, हम लोग लैंग्वेज का या ग्रामर का कभी भी ध्यान नहीं रखते, पर केयरलेसली हम लोग लैंग्वेज और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट बीइंग अंडरस्टूड इन दिस सर्कमस्टेंस विदाउट सीमिंग रूड और अनसिविलाइज्ड। क्योंकि उस समय हमें लगता है कि हमारी बात जो है वो सामने वाला आसानी से समझ जाएगा और कोई हमारे बोलने की या लैंग्वेज के तरीके से हमें सभ्य या असभ्य नहीं मानेगा। इन द पब्लिक स्पीयर हाउएवर देयर इज़ नो सच एश्योरेंस। बट पब्लिक, जब हम लोग बाहर के लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब कोई टीचर आ गया है, आप फिर भी बातें करते जा रहे हो अपनी लैंग्वेज में, तो टीचर को लगेगा कि आप तो डिसिप्लिन नहीं हो, आप लोग सीरियस सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो। तो इसीलिए जब पब्लिक डीलिंग करनी होती है, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा हर लैंग्वेज, हर शब्द हमारी पर्सनैलिटी को दूसरे के सामने बयान कर रहा है। सो वी आर मच मोर केयरफुल विद आवर स्पीच वाइल स्पीकिंग विद स्ट्रेंजर्स और ऑन फॉर्मल ओकेजन। तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रेंजर्स के साथ बात करते वक्त और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। दिस सेक्शन इज़ पर्टिकुलरली अम्यूजिंग एंड मोस्ट ऑफ इंस्टेंसेस आर ड्रॉन फ्रॉम शॉस लाइफ, नेमली हिज कन्वर्सेशन विद हिज वाइफ। और इस सेक्शन के अंदर उसने बड़ी एग्जांपल दी हैं। एक उसने घर की एग्जांपल दी थी, किसी के घर में आप चोरी से झांको, फिर वो अपनी वाइफ की एग्जांपल देता है कि जब वो खाना खा रहा होता है, कई बार तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखता भी नहीं है और वो शब्द बोल देता है, तब उसकी वाइफ भी कहती है कि वो उधर क्या बोल रहा है, उसके सामने आके बोले। तो इस तरीके से उसने बहुत सारी ऐसे ह्यूमरस इंसिडेंट दिए जो कि उसकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है। बाय डायरेक्टिंग लाफ्टर एट हिमसेल्फ एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ गाइनिया पिग, ही मेक्स हिज आर्गूमेंट मोर कन्विंसिंग। और अपने ऊपर कमेंट करके, अपना व्यंग अपना के वो अपने विचारों को और कन्विंसिंग बता रहा है कि वो जो कह रहा है वो वाकई में सही भी है। His suggestion of spying through the keyhole is good-hearted jibe at the reader's human weakness that cleverly maneuvers the reader into position of complicity with the author। और उसका जो की होल के तरीके से झाड़ने की एग्जाम्पल है, वो भी एक बड़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पे वो ऑथर हम लोगों को एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, जिसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वाकई में हम लोग राइटर को करेक्ट पाएंगे। Although Shaw is concerned only with the English language, his argument in both the first and second are applicable to any language। No doubt इस प्रोज में उसने केवल इंग्लिश लैंग्वेज की बात की है, बट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज है, उसके ये जो पॉइंट्स है उस हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। करेक्ट लैंग्वेज जैसी कोई चीज़ किसी भी लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। एवरी वन हैज़ कंपनी मैनर एंड होम मैनर। ये भी बिल्कुल सही है कि मेरे ऑफिस में काम करने के मैनर्स अलग हैं, बोलने का तरीका अलग है, और मेरा घर में लैंग्वेज यूज़ करने का तरीका अलग है। एट होम पीपल स्पीक इन ए केयरलेस मैनर, बट व्हेन दे स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर दे स्पीक वेरी केयरफुली। घर पे हम लोग केयरलेस तरीके से बात करते हैं, बट बाहर जब हम लोग बात करते हैं किसी अनजान शख्स के साथ, किसी दूसरे शख्स के साथ, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाती है। इवन व्हेन देयर होम मैनर्स आर एज गुड एज देयर कंपनी मैनर, दे आर ऑलवेज डिफरेंट एंड द डिफरेंस इज़ ग्रेटर इन स्पीच दैन इन एनीथिंग एल्स। और यहाँ तक कि जब हम लोग
यहाँ तक कि जब हम लोग even when their home manners are as good as their company manner, they are always different and difference is greater in speech than in anything else. वो कह रहा है कि अगर ये मान के भी चल लें कि होम और कंपनी मैनर दोनों अच्छे हैं हमारे, उसके बावजूद भी हमारी लैंग्वेज, हमारी वोकेबलरी, हमारी स्पीच में फ़र्क होगा। हम लोग चाहे घर पे भी शिष्टाचार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोस्तों में भी हम लोग डिसिप्लिन तरीके से, बट दोस्तों और टीचर से बात करते वक्त हमारी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इसीलिए हमारी जो लैंग्वेज है वो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। In the last section, Shah advises foreigners on how to communicate in English while traveling in English speaking countries. तो अंत वाले सेक्शन में वो शाह जो है वो हम लोगों को एक तरीके से मैसेज दे रहा है, एक तरीके से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम लोग, जिन लोगों के लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, जब हम लोग विदेश जाएं तो हम लोग किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। If they are learning English because they intend to travel in England and wish to understood there, they must not try to speak perfectly because if they do, no one will understand them. कुछ लोग, अगर हम लोग वहाँ पे लैंग्वेज सीखने गए हैं और वहाँ पे हम लोग जाके परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, वोकेबलरी हाईवे यूज़ करते हैं या ग्रामेटिकली साउंड होने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो कहता है कि ऐसा करेंगे तो कोई भी आपको समझने में कामयाब नहीं होगा, आपकी लैंग्वेज को समझने में कामयाब नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को एक ट्रिक्स्टर कह समझेगा या आप लोगों को एक मूर्ख समझेगा जो उन लोगों से परफेक्ट बोलने की तरीके कर रहे हैं जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। He reiterates that though there is no such thing as perfectly correct English, there is presentable English which is called good English, but in London 999 out of every 1000 people not only speak bad English but speak even that very badly. तो वो कह रहा है कि ये चीज़, इस चीज़ में वो अब क्लियर कर रहा है कि करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल गुड या प्रेजेंटेबल इंग्लिश हो सकती है। यानी कि वो इंग्लिश जो आसानी से, या वो लैंग्वेज जो आसानी से सामने वाले को समझ आ जाती है। वो फिर से एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है कि इंग्लैंड में रहने वाले लोग 1000 में से 999 लोग ना केवल गलत बल्कि बहुत ख़राब इंग्लिश बोलते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं उनको इंग्लिश आती नहीं, आती है, बट दे लीस्ट केयर टू शो देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो बहुत कम बहुत कम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनको इस चीज़ को शो ऑफ करना है कि उनको लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है, बल्कि वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो वो बात कह रहे हैं क्या वो सामने वाले को समझ आ रही है या नहीं। इवन इफ दे डू नॉट स्पीक वेल देमसेल्व्स, दे कांट एट लीस्ट अंडरस्टैंड इट व्हेन इट इज़ वेल स्पोकन। दे कैन when the speaker English, but when the speaker is foreigner, the better he speak, the harder it is to understand them. इसीलिए जो खुद अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, जब उनके सामने हमारे जैसा विदेशी परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा तो वो हम लोगों को भी सही तरीके से समझने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे और हम लोगों को ट्रिक्स्टर या बेवकूफ़ समझेंगे। No foreigner can ever stress the syllables and make the voice rise and fall in question and answer. हम लोगों में से कोई भी बिल्कुल उनके जैसा एसेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम लोग कॉपी करते हैं, बट बिल्कुल उनके जैसा कॉपी कर पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। Therefore, the first thing a foreigner has to do is to speak with strong foreign stress and speak ब्रोकन इंग्लिश, दैट इज़ इंग्लिश विदाउट ग्रामर। इसीलिए एक फॉरेनर को वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉरेन एसेंट को साथ बोलने की कोशिश करनी चाहिए और ग्रामर का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये राइटर का व्यू पॉइंट है जिसे मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ग्रामेटिकली आप सही नहीं हो, आपने बात प्रेजेंट की है, ग्रामर आपने पास्ट वाइज लगा दिया, तो भी आपकी बात को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो राइटर कह रहा है कि ग्रामर का ध्यान नहीं देना चाहिए, बट हम लोगों को ग्रामर का ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग फ्लुएंट या प्रेजेंटेबल इंग्लिश लिख या बोल पाएंगे। देन एवरी इंग्लिश पर्सन टू whom he speaks will at once know that he is foreigner, try to understand him and be ready to help him. इस जब वो ऐसा करेगा तो हर कोई शख्स ये समझ जाएगा कि जो सामने वाला शख्स है वो एक विदेशी है, और हर इंसान उसको बात को समझने की कोशिश भी करेगा और उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करेगा। He will not expect him to be polite and to use elaborate grammatical phrases. He will be interested in him because he is a foreigner and pleased in making out his meaning and being able to tell him what he wants to know. वो इस चीज़ से उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा कि उसने बड़े बड़े शब्दावली, बड़े
वाली वोकैबलरी का इस्तेमाल किया, वो इस चीज़ से अट्रैक्ट होगा कि सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको समझना उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसीलिए वो आपको समझने की कोशिश भी करेगा और जो आपने बताया उसको आंसर आउट या उसको बताने आपको जवाब देने की कोशिश भी करेगा। दिस एडवाइस इज़ फ्लॉड फॉर सेवरल रीज़न। हाउएवर, जैसे मैंने आपको कहा कि उसने ये जो सलाह दी है लास्ट में, इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। एक खामी तो मैंने आपको बताई दी कि अगर आप ग्रामर सही यूज़ नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस का मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाएगा। फर्स्ट, इट इज़ आउटडेटेड एंड सजेस्ट अ टाइम व्हेन परहैप्स फ्यू फॉरेनर्स विजिटेड इंग्लैंड। तो पहला तो ये है कि फर्स्ट, इट इज़ आउटडेटेड एंड सजेस्ट ए टाइम व्हेन परहैप्स फ्यू फॉरेनर्स विजिटेड इंग्लैंड, क्योंकि ये तब की बात है, ये जो प्रोज़ है ये बहुत पुरानी बात है और ये तब के बात है जब शायद उस समय कुछ विदेशी इंग्लैंड में गए होंगे और तब और अब में हालात जो हैं वो बहुत बदल चुके हैं। दूसरी चीज़, टुडे नॉट ओनली आर सेवरल फॉरेनर विजिटिंग मैनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेशेज एंड नेशनैलिटी आल्सो रिसाइड इन कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड ब्रिटेन। अब लोग विदेशों से अमेरिका नहीं जा रहे, दूसरे देशों से, यहाँ तक कि अब दूसरे नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पे भी रह रहे हैं, इसीलिए अब वो भी वहीं के नेटिव स्पीकर बन चुके हैं। इंग्लिश हैज़ ऑल्सो बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और तब केवल इंग्लिश अमेरिका या ब्रिटेन की लैंग्वेज थी, बट अब इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इसीलिए अब लगभग हर बंदे को इसकी बेसिक्स का पता है और इसीलिए हर बंदा उसे प्रेजेंटेबल तरीके से बोलने की कोशिश करता है। हाँ, इस चीज़ से हम लोग एग्री हैं, करेक्ट इंग्लिश या करेक्ट लैंग्वेज ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट ब्रोकन इंग्लिश का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी सेंस को चेंज कर सकता है। The native speaker of English therefore is accustomed to hearing several kind of people speak English in different ways. Significance in today's time classified as border or a sheer waste of perfectly good time by many modern day students। और वो कह रहा है कि इसीलिए जब वो वहाँ पर रह रहे हैं, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, वो दूसरों को सुनता है, महसूस करता है, तो इसीलिए अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर चलेंगे तो वो शेयर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश रेलिवेंस इन टूडेज टाइम कैन नॉट बी मोर एम्फसाइज्ड अपॉन। और आज के टाइम पे स्पोकन और ब्रोकन इंग्लिश का जो रोल है वो ज़्यादा हम लोग नहीं अपना सकते। क्योंकि आज के टाइम पे ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, हम किसी भी तरीके से करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंटेबल वे ऑफ स्पीकिंग को सीख सकते हैं। With globalization taking hold of world and need of learning multiple global languages out of English stand at very helm has led to seek out correct form of English language. G.B. Shah explained us that although it is an insult to the native speaker English who cannot understand his own language when it is too well spoken, times have changed and we simply have to accept the fact that good English is more important than correct English। और G.B. शाह ने ये भी कहा था कि जब हम लोग किसी नेटिव के सामने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो ये उसकी इंसल्ट भी है कि वो अपने ही मदर टंग को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकता। बट वो कह रहा है कि आज के टाइम ग्लोबलाइजेशन के कारण इंग्लिश के साथ साथ और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जिनको सीखना हमारे लिए एक पर्सनैलिटी ट्रेड बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है। उस समय हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि गुड इंग्लिश जो है अब आज के टाइम पे हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। हाउएवर, करेक्ट इंग्लिश जैसी चीज़ हम लोग आज भी मान के चलते हैं कि करेक्ट इंग्लिश जैसी चीज़ कोई भी नहीं है। India, which carries in it English of different accents and pronunciation, could very well benefit by adding this piece to its education curriculum in order to make people realize the true sense of the word language. India is one of the chief exporters of human resources to the world. Thus, a study of this recording can help people overcome their obsession for correct and start focusing on good aspect of English। और तो भारत जैसे देशों के अंदर जहाँ पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, प्रोनाउंसिएशन की जाती है वर्ड्स की, अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे ये चीज़ स्टूडेंट को पढ़ाना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कामयाब साबित हो सकती है क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और अगर हम लोग इस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाते हैं, इस मकसद को हम लोग उनको समझा पाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वर्ड टू वर्ड कॉपी करना
कोई समझदारी वाली बात नहीं है। वो करेक्ट इंग्लिश को फॉलो करने की बजाय वो गुड और प्रेजेंटेबल इंग्लिश को फॉलो करना शुरू कर देंगे। वो इस चीज़ का ध्यान देंगे कि वो वर्ड्स या फ्रेजेस बड़े बड़े यूज़ ना करें। वो इस बात का ध्यान देंगे कि सामने वाले को उनकी बात कितनी आसानी से समझ आ जाती है। आज के टाइम पे उस बंदे को एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं माना जाता जिस बंदे की बात को समझने के लिए, वोकैबुलरी को समझने के लिए आपको 2 घंटे डिक्शनरी या और इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़ करना पड़ता है। आज के टाइम पे उस बंदे को एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल होल्डर माना जाता है, जिसकी बात आपको विद इन सेकेंड समझ आ जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोगों ने माइंड में रखना है। गुड एंड प्रेजेंटेबल लैंग्वेज और इंग्लिश इज़ बेटर दैन करेक्ट इंग्लिश, या फिर देयर इज़ नो सच थिंग एज करेक्ट इंग्लिश। So in the end, to conclude, we can say that in the last section, Shaw advises foreigners on how to speak while traveling in English-speaking country, and where he gives another warning of quite a different kind. The first thing is that person who is a foreigner should do to is speak with foreign stress and use broken English without grammar. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ तुम्हें वो हम लोगों को फॉरेन स्टूडेंट्स को एक सलाह दे रहा है। सबसे पहली सलाह ये दे रहा है कि हम लोगों ने फॉरेन एक्सेंट में बोलने की कोशिश करनी है और ब्रोकन इंग्लिश, ग्रामर का ध्यान ना रखते हुए बोलने की कोशिश करनी है। देन एवरी नेटिव टू हुम वी स्पीक वुड अंडरस्टैंड ही इज़ अ फॉरनर एंड वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी रेडी टू हेल्प हिम। और वो इसलिए कह रहा है ऐसा क्योंकि जब हम लोग नेटिव के सामने, राइटर की धारणा है, जब हम नेटिव के सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो वो हम लोगों को ऊपर ध्यान नहीं देगा। वो ये सोचेगा हम लोग शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब हम लोग स्पोकन और ब्रोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो तब वो समझेगा कि ये फॉरनर है और उसकी बात समझनी भी चाहिए और उसको जो बात कह रहा है उसकी हेल्प करने की भी वो हमारी कोशिश करेगा। ही शुडंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी पोलाइट एंड यूज एलैबोरेटिव ग्रामर फ्रेसेस, बट नाउ दिस एडवाइस इज फ्लॉड एज इट इज़ आउटडेटेड। और जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एडवाइस बहुत सारे खामियों के साथ है। पहली, ये तब की बात है जब बहुत कम लोग विदेश जाते थे, बहुत कम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होती थी। और अब तो ये है लोग विदेश जाते ही नहीं हैं बल्कि अब वहाँ पे रहने वाले भी हैं। दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री और वो भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे लैंग्वेज बोलते भी हैं। विद ग्लोबलाइजेशन टेकिंग इट्स होल्ड ऑन द वर्ल्ड एंड द नीड ऑफ लर्निंग मल्टीपल ग्लोबल लैंग्वेजेस आउट ऑफ विच इंग्लिश स्टैंडर्ड वेरी हम हैज़ लेड पीपल टू सीक आउट करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश बट नॉट क्रिटिसाइज दैट इट इज़ एन इंसल्ट हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन लैंग्वेज व्हेन इट इज़ टू वेल स्पोकन। तो अंत में वो हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों ने करेक्ट इंग्लिश की बजाय प्रेजेंटेबल इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, तब ही हम लोगों को अच्छा स्पीकर माना जाएगा और तभी हमारी बात जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो इस लेसन में अगर हम लोग कंक्लूड करें तो एक ही निचोड़ निकलता है कि इंग्लिश मस्ट है हम सब लोगों के लिए, यानी नंबर 2 इंग्लिश को बोलना हमें हर एक को अच्छे तरीके से आना है। नंबर 3 हम लोगों को करेक्ट इंग्लिश, बड़े बड़े फ्रेजेस और वोकैबुलरी को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करके ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे जैसी इंग्लिश किसी को नहीं आती। उस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा जो सामने बैठे लोगों में से 100 में से 2 को समझ आए। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें 100 में से 99 लोगों को आपकी बात आसानी से समझ आ जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।